नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंगर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में। ईईसीपी ट्रीटमेंट क्या होता है? क्योंकि आजकल लोगों के बीच में ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में काफी तेजी से जागरूकता बढ़ती जा रही है, खासतौर से ऐसे पेशेंट जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो हार्ट के पेशेंट पिछले 10-15 सालों से हार्ट की बीमारी को लेकर के झेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ईईसीपी जैसे इतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज हम उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि ये ट्रीटमेंट क्या होता है और इस ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारे ऐसे मिथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि ये ट्रीटमेंट हमें ऐसे भी रिजल्ट दे सकता है। तो इस वीडियो में ध्यान से बने रहिए। तो देखिए, ईईसीपी का मतलब क्या होता है? ईईसीपी का मतलब होता है इनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। मतलब ये पूरी तरह से एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो हम एक बार ईईसीपी को समझते हैं। एनहेंस्ड का मतलब होता है बढ़ा करके, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, काउंटर मतलब विपरीत दिशा में, पल्सेशन मतलब स्पंदन, मतलब किसी चीज की गति को घटाना या बढ़ाना। तो इस ट्रीटमेंट में बेसिकली एक बेड होता है, एक मशीन है जिसको हम ईईसीपी मशीन कहते हैं, और इस मशीन के ऊपर पेशेंट को लिटा दिया जाता है। और लिटाने के बाद जो पेशेंट के ये हमारी काफ मसल्स होती हैं और जो हमारी थाइज होती हैं और बटक्स, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एयर बैलून्स रैप कर दिए जाते हैं जो कि मशीन के कंप्रेसर से कनेक्टेड होता है, और ये एयर कंप्रेसर होता है। और पेशेंट का जो ईसीजी है वो ईईसीपी मशीन को जाता है। तो ये मशीन किस तरह से काम करती है? जैसे जब हार्ट खून को पूरे शरीर में पंप कर देता है, पूरे शरीर में खून चला जाता है, तो पूरे शरीर से खून जब वापस लौटने लगता है, मतलब जब हार्ट ने पंप किया उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और जब पूरे शरीर से खून वापस लौटने लगता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। तो उस टाइम पे क्या करता है कि ईईसीपी मशीन सिक्वेंशियल वे में तीनों काफ्स को कंप्रेस करती है। सिक्वेंशियल मतलब सबसे पहले जो हमारी काफ मसल्स हैं, इसके बाद हमारी जो थाइज मसल्स हैं, और इसके बाद बटक्स। तो ये लगभग 50 मिली सेकेंड का औसतन अंतर होता है। और इसके टाइम पे ये मशीन जब दबाव डालती है तो जो पूरे शरीर से खून वापस लौटने वाला है हार्ट में, वो काफी एक कहते हैं ना, एक लहर सी बन जाती है। तो लौटने वाला खून एक लहर के साथ और तेजी से हार्ट की तरफ लौटता है। तो अब इससे होता क्या है, इससे हम अचीव क्या करते हैं? तो समझने वाली चीज ये है कि ये जो सुनने में तो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इस लहर की वजह से, क्योंकि देखिए जो दबाव पड़ा तो हमारे जब पैरों में, क्योंकि यहाँ पे मांसपेशियां हैं, अगर मैं बात करूं काफ मसल्स की, थाइस की और जो हमारे बटक्स की मैं बात करूं, तो हमारे शरीर की लगभग 50% मांसपेशियां हैं जो इतने सारे ऑर्गन्स में, इतने सारे जो मैंने पार्ट्स बताए यहाँ पे होती हैं। अब इस दबाव की वजह से जो दबाव पड़ता है वो हमारे वेन्स में भी दबाव पड़ता है और हमारी आर्टरीज में भी दबाव पड़ता है। और ये दबाव कब पड़ता है? जिस टाइम पे हमारा हार्ट क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे हार्ट का जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ता है, तो क्या होता है, नीचे से दबाव पड़ता है और जो हमारी आयोटिक वाल्व खुलती है और पूरा खून शरीर में चला जाता है। लेकिन लौटने टाइम पे ये दबाव हमारे वेन्स में पड़ा और आर्टरीज में भी पड़ा। तो जब ये दबाव वेन्स में पड़ता है तो क्या होता है? देखिए, वेन्स में दबाव पड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारे वेन्स में रुका हुआ खून है, क्यों? क्योंकि हार्ट जितना खून पंप करता है पूरे बॉडी में, वो पूरा का पूरा खून वापस लौट के हार्ट की तरफ नहीं आता। मतलब वो खून हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं होता। लगभग ये मान के चलिए कि 30 से 40% खून जो हमारा हार्ट पंप करता है वो हमारे शरीर की अलग अलग मांसपेशियों में अलग अलग जगह पे रुका हुआ होता है, स्टक होता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, चलो, व्यायाम करो, योगा करो, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमें दबाव पड़ता है तो वो सारा का सारा खून क्या होता है, वापस लौट करके हमारे हार्ट की तरफ आता है। तो हमारे शरीर का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। आप कह सकते हैं डिटॉक्सिफाई होती है बॉडी। क्योंकि अगर वो खून वहां रुका रह जाएगा तो क्या होगा, वो रुका हुआ खून वहां पे इन्फ्लामेशन का कारण बनेगा। और जो देखा होगा कि कुछ टाइम तक जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ से जाते हैं। वो इसीलिए अकड़ जाते हैं क्योंकि हमारे वेन्स में रुका हुआ ब्लड इन्फ्लामेशन का कारण बन जाता है और उसकी वजह से हमें स्टिफनेस हो जाती है। लेकिन ईईसीपी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो वेन्स में वो दबाव पड़ता है तो वो रुका हुआ खून वापस हार्ट की तरफ आता है और वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर का एक्टिव सर्कुलेशन है, उसमें वापस आने की वजह से क्या होता है, उसका शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण के कारण क्या होता है, वो वापस शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच पाता है। तो ये रुका हुआ ब्लड कितना होता है? लगभग एक बार जब हमारा हार्ट पंप करता है तो लगभग 50 से 60 मिलीलीटर ब्लड जो हमारे मसल्स में एक्स्ट्रा होता है वो वापस हमारे हार्ट की तरफ लौट के आता है। ये 50 से 60 ml ब्लड थोड़ा सा नहीं होता, क्योंकि हमारा हार्ट एक बार में ब्लड पंप ही कितना करता है। हमारा ब्लड, अगर हेल्दी आदमी की हम बात करें और उसके अगर हार्ट की पंपिंग 60% है, तो 60% का मतलब ये है कि हमारे हार्ट में, जो हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें जितना प्योर ब्लड इकट्ठा होता है वो लगभग 110 से 120 मिलीलीटर इकट्ठा होता है।
मतलब अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 120 मिलीलीटर का 60% कितना हो गया, 12 छंग 72, मतलब करीब 70 मिलीलीटर खून। 70 मिलीलीटर खून क्या होता है, वापस हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचता है जब हमारा हार्ट पंप करता है। तो हमारी हार्ट की जो पंपिंग होती है वो भी ऐसे ही नापी जाती है। अगर 60% पंपिंग है और अगर एक बार में हमारा हार्ट 70 मिलीलीटर ब्लड पंप कर रहा है और अगर किसी की पल्स रेट अगर 70 या 72 चल रही है तो 70 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 72 लगभग मोटा मोटी 5000 मिलीलीटर, मतलब 5 लीटर। मतलब हमारे जो हार्ट का आउटपुट होता है वो 5 लीटर होता है। 5 लीटर 1 मिनट में हमारा हार्ट पंप करता है। लेकिन ये जो करीब 50 से 60 मिलीलीटर ब्लड एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में जाने लगा, तो ये जो कार्डियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर हम एक रेंज के अंदर अगर हम हार्ट के इनपुट को बढ़ा देते हैं तो हमारे हार्ट का आउटपुट भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो जब ये 50 से 60 मिलीलीटर ब्लड एक्स्ट्रा आता है तो अगर हम 60% अगर किसी की पंपिंग है, अगर हम उसी रेशियो में बात करें तो क्या होगा, तो हमारे हार्ट का जो आउटपुट अभी कहां 70 मिलीलीटर था तो अब वो 50 मिलीलीटर का 60% और, तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताता हूं, मतलब करीब 30 से 40 मिलीलीटर ब्लड। तो मतलब कि पहले हमारा हार्ट अगर 70 मिलीलीटर ब्लड पंप कर रहा था तो अब हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा, लगभग 100 से लेकर के 110 मिलीलीटर ब्लड पूरे बॉडी में पंप करेगा। मतलब जहां आपके हार्ट को पहले 5 लीटर खून मिल रहा था, अब आपके हार्ट पूरे शरीर को हार्ट आपका 5 लीटर खून पंप कर रहा था पूरे बॉडी में, तो अब आपका हार्ट लगभग 7.5 लीटर से लेके 8 लीटर तक 1 मिनट के अंदर खून पंप करेगा। अच्छा, जब ये खून ज्यादा पंप करेगा तो क्या होगा, आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, ब्रेन हो, इंटेस्टाइन हो, पैंक्रियाज हो, हर एक ऑर्गन्स को, हर एक वाइटल ऑर्गन्स को पहले से लगभग ज्यादा खून मिलने लगता है। जब ज्यादा खून मिलने लगता है तो उन ऑर्गन्स की जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। इसीलिए ईसीपी का जो इफेक्ट होता है, ईसीपी का जो फायदा होता है वो केवल हार्ट को नहीं होता, हार्ट के अलावा बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो। क्योंकि जब हम हार्ट फेलियर की पेशेंट की बात करें जिनकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो पंपिंग कम होने से क्या होता है, अगर किसी की पंपिंग 30% हो गई तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, पहले अगर हार्ट 5 लीटर खून पंप कर रहा था तो अब 2.5 से 3 लीटर खून पंप करेगा। लेकिन ईसीपी की वजह से क्या होता है, वो दोबारा से 5 लीटर खून पंप करता है जिस टाइम पे ईसीपी हो रहा है। तो इस जो हमारा वेनस का रिटर्न बढ़ जाता है, तो ये पॉसिबल होता है ईसीपी मशीन के थ्रू कि हमारे हार्ट का आउटपुट बढ़ जाता है। और आउटपुट बढ़ने की वजह से फायदा क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर ऐसे हजारों लाखों की तादाद में ऐसी खून की नसें बनी हुई हैं जो पहले से ही बनी रहती हैं, वो क्या होती हैं, वो एक्टिव होने लगती हैं, वो चालू होने लगती हैं, उनके काम करने की जो क्षमता है वो पहले से ज्यादा सुधर जाती है। तो क्या होता है कि जो हार्ट का हिस्सा डैमेज हो गया है, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट का हिस्सा डैमेज हो गया, या किसी को हार्ट फेलियर की कंडीशन है, उसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, हर एक हिस्से को पहले से ज्यादा खून मिलने लगता है। जब पहले से ज्यादा खून मिलने लगता है तो क्या होता है, वो जो हमारी इनएक्टिव आर्टरीज हैं वो क्या होती लगती है, एक्टिव होने लगती हैं, और बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी फायदा होने लगता है। तो ये तो पूरी पिक्चर का केवल 50% चीज है। अभी 50% जो है मैंने अभी कवर नहीं किया, वो होता है कि ईसीपी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज में प्रेशर पड़ता है। अब ये ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी वेन्स के बारे में बात की थी, मैं आर्टरीज के बारे में बात कर रहा हूं। जब आर्टरीज में दबाव पड़ता है तो देखिए ये दबाव कब पड़ता है, ये दबाव पड़ता है डायस्टोल फेज में। डायस्टोल मतलब जब हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा होता है। ऐसे देखिए ना, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हार्ट नीचे से दबा तो पूरे बॉडी में खून चला गया, तो उस टाइम पे जो हमारी आयोटिक वाल्व होती है, जैसे नीचे से प्रेशर आया तो ऐसे वाल्व खुल गई तो ब्लड ऊपर चला गया। लेकिन क्या है कि ये वाल्व जो है ना वन साइडेड गेट है, ऊपर तो खुलेगी लेकिन नीचे नहीं जाएगी, ऊपर मतलब अंदर की तरफ नहीं खुलेगी। तो ये जो ऊपर ब्लड भरा हुआ है जो हमारे आयोटा से होकर के बाहर चला गया, ये प्योर ब्लड है। अब क्या होगा, ये ब्लड वापस हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हमारी वाल्व एकदम फिक्स है। अब इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये वाल्व यहाँ पे रुकी हुई है, उस टाइम पे ये प्रेशर पड़ता है हमारे आर्टरीज में। अब उस टाइम पे उसको हम कहते हैं डायस्टोल फेज। अब डायस्टोल में जब ये प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि सारा का सारा प्रेशर कहां वापस ट्रांसफर होगा, वापस हमारे आयोटा के ऊपर, आयोटा जो हमारा है उसके ऊपर, आयोटिक वाल्व के ऊपर ये ट्रांसफर होगा। और जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं आयोटा के ठीक थोड़ा सा ऊपर होती हैं, हार्ट से बाहर निकलते ही हमारी कोरोनरी आर्टरीज स्टार्ट होती हैं। तो अब ये ब्लड वापस हार्ट में तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा, जो ऊपर कोरोनरी आर्टरीज है उस पे ये सारा का सारा प्रेशर ट्रांसफर होगा। जब उसमें ये सारा प्रेशर ट्रांसफर होगा तो उस प्रेशर की वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो हाइबरनेटेड ब्लड वेसल्स हैं, जो इनएक्टिव आर्टरीज हैं, जो कोलेटरल आर्टरीज हैं, वो सारी की सारी कोलेटरल आर्टरीज क्या होती हैं, खुलने लगती हैं, उनमें ब्लड जाने लगता है। तो ये इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर एक पूरा मजबूत नेचुरल बाईपास सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो वेनस में रिटर्न बढ़ने की वजह से भी कोरोनरी आर्टरीज में थोड़ा सा ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, और जो हमारा आयोटा के थ्रू जो डायस्टोल में हमारे आर्टरीज में जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से जो हमारे सारा का सारा प्रेशर ट्रांसफर होता है हमारे आर्टरीज के अंदर,
तो हमारे हार्ट को बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उसको एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काउंटर पल्सेशन। तो ईसीपी का काम करने का तरीका ये है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? जो हार्ट के पेशेंट है जिनको चलने में दर्द हो रहा है क्योंकि कहीं ब्लॉकेज हो गई, जहां ब्लॉकेज हो गई तो वहां पे हमारा शरीर कुदरती रूप से नई नसों का निर्माण करना शुरू कर देता है। लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम खाते क्या हैं, हम कितने बजे उठते हैं, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है। इन सब कारणों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कितनी आसानी से नई नसों का निर्माण कर लेगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि अगर ये सारी की सारी आर्टरीज एक्टिव नहीं हो पाई, लेकिन ईसीपी का ट्रीटमेंट जब हम 1-1 घंटे तक 35 से 40 दिन तक देते हैं तो ये सारी की सारी आर्टरीज क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक से ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो कोलेटरल्स होते हैं पहले इतने कमजोर होते हैं, इतने पतले होते हैं, ये ह्यूमन हेयर के साइज होते हैं कि अगर हमने इनको केवल और केवल, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे हार्ट के पेशेंट गलती भी करते हैं कि एक बार ये चालू हो गया, इसमें से ब्लड जाने लगा, लेकिन अगर हमने इसको वहीं पे छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होंगे? ये इनएक्टिव हो जाएंगे। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 90% हार्ट के पेशेंट ये गलती करते हैं। एक बार जब उनको आराम हो गया, उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, चलने में दर्द होता था वो खत्म हो गया, चलने में सांस फूलती थी वो खत्म हो गया, तो उसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो अब तो मैं पहले जैसा ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा ईसीपी के रिजल्ट्स अगर आपको बहुत अच्छे चाहिए तो आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल पे जीना सीखिए, बिल्कुल साधु संत की तरह रहिए। और ईसीपी ट्रीटमेंट खत्म होने के अगले 3 से 4 महीने तक, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बार अगर कोलेटरल एक्टिव हो गए, अगर आपने वहीं छोड़ दिया, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, एक छोटा सा बीज अगर मैंने ले करके अगर उसको जमीन में डाल दिया, उसमें 2 पत्ते निकलेंगे, फिर क्या होगा? 2 पत्ते से थोड़ा सा वो पौधा बड़ा होगा, उसमें से 4 पत्ते निकलेंगे, 8 पत्ते निकलेंगे, लेकिन अगर उसको मैं वहीं छोड़ दूं तो क्या होगा? वो पौधा वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब मुझे जरूरत है कि मैं उस पौधे को प्रोटेक्ट करूं, जानवरों से प्रोटेक्ट करूं, उसको खाद दूं, पानी दूं, सनलाइट दूं, तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे उसकी हेल्थ अच्छी होगी। जैसे जैसे उसकी सेहत अच्छी होगी, वो ग्रो करेगा, एक टाइम के बाद वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। यही ध्यान देना होता है हमको ईसीपी ट्रीटमेंट में कि अगर एक बार हमारी आर्टरीज एक्टिवेट हो गई, काम करने लगी, तो इसके बाद हम उसको लंबे समय तक, मतलब अगले 3 से 4 महीने, अगर आपके लिए तो बेस्ट ये होता है कि आप 6 महीने तक इतनी अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें कि वो कोलेटरल आर्टरी एक मजबूत फंक्शनल आर्टरी का रूप ले ले और पूरी तरह से एक इतना मजबूत नेचुरल बाईपास सिस्टम बन जाए कि पेशेंट को किसी चीज की जरूरत ही ना रहे। तो देखिए ये ट्रीटमेंट कैसे लोगों को दिया जा सकता है। देखिए ईसीपी एक यूएस एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है। तो यूएस एफडीए ने इस ट्रीटमेंट को रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए, रिफ्रैक्टरी एंजाइना उस एंजाइना को कहते हैं जिन पेशेंट्स की कई बार सर्जरी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास सर्जरी हो गई, दवाओं की भी एक लिमिट होती है, उनको हमने मेडिसिन दे दिया, लेकिन इसके बाद भी पेशेंट को पूरा आराम नहीं हो रहा, उसको अभी भी चलने में दर्द हो रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट से जो चलने में उनको दर्द होता है तो वो दर्द कम हो जाता है और बहुत सारे केसेस में दर्द खत्म भी हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि केवल रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए ये ट्रीटमेंट है। बाकी लेकिन ये मैं अगर यूएस एफडीए की बात करूं तो यूएस एफडीए ने इसको रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए, तो ऐसे पेशेंट जिनकी हम एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते, मेडिकेशंस नहीं दे सकते, उसके लिए इसको यूएस एफडीए द्वारा अप्रूवल मिला है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के लिए भी यूएस एफडीए ने इस ट्रीटमेंट को अप्रूव किया हुआ है। और अगर हम यूएस एफडीए के अलावा देखें, एनएचएस यूके, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और दुनिया के और कई सारे ऐसे रेप्यूटेटेड मेडिकल एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस ट्रीटमेंट को अप्रूव किया हुआ है। और ये ट्रीटमेंट एक बहुत ही पावरफुल कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। अगर आपकी बाईपास सर्जरी हुई है उसके बाद भी आपके लिए ट्रीटमेंट बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि बाईपास सर्जरी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को आईएबीपी मशीन पे रखा जाता है। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आईएबीपी मशीन ईसीपी मशीन जैसे ही काम करता है, बट ईसीपी के जो रिजल्ट्स हैं आईएबीपी मशीन से कई गुना बेटर होते हैं। और आईएबीपी एक इंटरवेंशनल डिवाइस है, एक सर्जिकल डिवाइस है, जबकि ईसीपी एक 100% नॉन सर्जिकल डिवाइस है। ईसीपी में ना तो आपको किसी तरह की दवाएं दी जाती, ना तो किसी तरह की सर्जरी होती, ना तो किसी तरह का पेन होता, ना तो किसी तरह की आपको एक्स्ट्रा मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती। इतना कंफर्टेबल बेड होता है कि ज्यादातर पेशेंट इसमें सो जाते हैं। और आज के टाइम पे इस ट्रीटमेंट के बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस है। अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है या आपकी बाईपास सर्जरी हुई है या आप हार्ट के पुराने पेशेंट हैं, आपकी बहुत सारी दवाएं चल रही हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल के साथ अगर इस ट्रीटमेंट को ऐड करते हैं तो आप हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत हद तक कम करते हैं और आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बहुत अच्छी कर सकते हैं केवल इस ट्रीटमेंट की हेल्प से। तो ये ट्रीटमेंट अकेले उतना इफेक्टिव कभी नहीं काम कर सकता जब तक कि आप इसके साथ में बहुत अच्छा जीवन शैली का अपने साथ फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए मैं लोगों को अक्सर बोलता हूं कि 80% जो रिजल्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो आपकी हैबिट्स के आते हैं, आपके आहार, आपकी दिनचर्या, आपके जीवन में तनाव का क्या संतुलन है उसकी वजह से रिजल्ट आते हैं।
और ईसीपी शुरुआती दौर में एक फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट है जो केवल 35 से 40 दिन के अंदर आपके हार्ट की उन आर्टरीज को एक्टिवेट कर देता है। तो ये सब बातें मैंने बताई। जो पेशेंट को चलने में दर्द होता है उन पेशेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं हार्ट फेलियर पेशेंट्स जिनकी हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, ईसीपी के अलावा मैंने आज तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देखा जो हार्ट की पंपिंग को नेचुरली बढ़ा सके। बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो ईसीपी के बारे में बहुत निगेटिव बातें करते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी ऐसे कई सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप जाके उन डॉक्टर से पूछेंगे उन्होंने ईसीपी के बारे में क्या उनको ये सब चीजें पता है जो मैं बता रहा हूं, या अगर आप पूछें कि आपने कभी ईसीपी चीज पे प्रैक्टिस की है, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो उसको ईसीपी ट्रीटमेंट दिया गया हो और उसको कई बार ऐसा होता है कि हार्ट की पंपिंग हमें बढ़ी नहीं दिखती। ऐसा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे पेशेंट की संख्या जो है 2 से 3% ही होती है। मतलब 90-95% केसेस अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो पेशेंट की हार्ट की पंपिंग बढ़ती ही बढ़ती है, और जिस दिन ईसीपी ट्रीटमेंट खत्म होता है उसके अगले 3 महीने तक हार्ट की पंपिंग बढ़ती ही रहती है। एंजियोप्लास्टी की तरह नहीं है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है और वो फिर रिस्टोर नहीं हो पाती, वो परमानेंटली कम हो जाती है। क्योंकि जो इंटरवेंशनल तरीके हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से, उससे हार्ट की पंपिंग बढ़ने के जो केसेस होते हैं एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, बल्कि स्टंट डालने से हमारे हार्ट की मसल से और ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो ये मोटी मोटी मैंने कुछ चीजें बात की थी। मैं हार्ट फेलियर के बारे में एक चीज और बता दूं, ईसीपी के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो आप किसी भी ईसीपी एक्सपर्ट के पास जाइए, आप अपनी सारी की सारी इकोकार्डियोग्राम के रिपोर्ट्स दिखाइए, ब्लॉकेज के पीछे मत भागिए। ब्लॉकेज का सोल्यूशन हमारी बॉडी खुद कर देती है। ईसीपी ट्रीटमेंट से हमारे ब्लॉकेज का भी सोल्यूशन हो जाता है और हमारी जो हार्ट की पंपिंग कम है वो भी ठीक हो जाती है। एक सवाल मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा कि अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या मैं अगर ईसीपी ले लूं तो क्या मेरी ब्लॉकेज खुल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ईसीपी ट्रीटमेंट ब्लॉकेज खोलने के लिए नहीं होता। ईसीपी ट्रीटमेंट का काम है हमारे हार्ट के अंदर जो इनएक्टिव ब्लड वेसल्स हैं उसको वो एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एक मजबूत नेचुरल बाईपास बन जाता है। इसके अलावा ईसीपी ट्रीटमेंट हमारे हार्ट के अंदर हजारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स और भी बना देता है, और जब ये नई ट्यूब्स बन जाती हैं तो खून को ले जाने के लिए पूरा एक नेचुरल नया रास्ता बन जाता है, एक नेचुरल बाईपास बन जाता है, जिससे पेशेंट को जो तकलीफें हैं वो कम हो जाती हैं। पहले जितनी पेशेंट दवाएं ले रहा होता है, सर्जरी के बाद उसकी दवाएं कम हो जाती हैं, और अगर वो लाइफस्टाइल के साथ लंबे समय तक इसको अच्छे से फॉलो करे तो अपनी दवाओं को बंद भी कर सकता है। तो ये सब फायदे होते हैं ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए। बाकी अगर आपके और भी कोई सवाल हो ईसीपी से रिलेटेड, और भी कोई क्वेरी हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईसीपी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत डिटेल में कि वो कैसे काम करता है। और फिलहाल इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।